तो आज का सेकंड टॉपिक है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड नेशनल मूवमेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, प्री से भी और मेंस से भी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पार्ट से, क्योंकि मेन रीजन वही है कि अभी तक बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ था इस सेक्टर पर, लेकिन अब फोकस हो रहा है। इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि आप ब्रीफ में ये समझ लें कि साम्यवाद या कम्युनिज्म होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके समझे बिना बात आपको समझ में आएगी नहीं। वैसे हम लोग सोशियोलॉजी वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कई बार इस पर, मार्क्सवाद भी पढ़ा हमने हम लोग, है ना। वैसे भी पॉलिटी वाली क्लास में भी चर्चा हुई है साम्यवाद क्या होता है। फिर समझ लीजिए, कम्युनिज्म का जो दो शब्द है, पहले ये साम्य का मतलब होता है इक्वल, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी, विचारधारा जो सबको समान बनाने पर बल देती है। समान का मतलब कौन सा समान? कम से कम इकोनॉमिक बेसिस पर समान। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा कि साम्यवाद क्या है। तो ऐसी विचारधारा जो लोगों को समान बनाने पर बल देती हो, नंबर एक। नंबर दो, जो शोषण विहीन समाज की स्थापना करती है, एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी की या एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी की बात करती है, उसे साम्यवाद कहा जाता है। अभी आप यही समझें कि साम्यवाद ये है। ठीक है, वाद शब्द आइडियोलॉजी को दिखाता है, विचारधारा को दिखाता है। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक कम्युनिज्म यानी वैज्ञानिक साम्यवाद का पिता कौन है? कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स, उसे कहा जाता है कि उसने सबसे पहले साइंटिफिकली आइडिया दिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स, जिसकी किताब का नाम आपको पता है, दास कैपिटल या द कैपिटल। द कैपिटल या दास कैपिटल, जिसे साम्यवादियों की बाइबल भी कहते हैं। ये आदमी ये चाहता है कि दुनिया में कोई किसी का शोषण ना करे और सब लोग अपने अपने बराबरी से रहे। ठीक है, ये बात उसने 1850 के आसपास कही, और बाद में इस बात को व्यवहारिक धरातल पर कौन लेकर आया? रशिया में लेनिन लेकर आया। ठीक है, तो लेनिन का नाम भी जुड़ता है साम्यवाद में। दो बड़े थिंकर्स हैं, मार्क्स और लेनिन। मूल जन्मदाता मार्क्स है। मार्क्स ने आइडिया दिया और लेनिन ने उसे रूस में धरातल पर रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब शोषण रहित, तो शोषण कौन किसका कर रहा है? तो प्रोलिटेरियत यानी सर्वहारा का शोषण हो रहा है। सर्वहारा का शोषण, जिसको मार्क्स ने प्रोलिटेरियत कहा था इंग्लिश में, प्रोलिटेरियट। कौन कर रहा है? बुर्जुआ। मार्क्स ने दो शब्दों का प्रयोग किया, प्रोलिटेरियत एंड बुर्जुआ। दोनों जर्मन शब्द हैं। हिंदी में प्रोलेतारियत को सर्वहारा कहते हैं और बुर्जुआ को कहते हैं मालिक वर्ग। ठीक है, कौन सा मालिक? जो पूंजीपति है ना, कैपिटलिस्ट है। सर्वहारा कौन है? जो मजदूर है, लेबर क्लास। तो बुर्जुआ किसका शोषण करता है? सर्वहारा। तो मार्क्स क्या चाहता है कि बुर्जुआ ऐसा ना करे, लेकिन मार्क्स ये भी मानता है कि बुर्जुआ प्यार से मानने वाले लोग नहीं, क्रांति से मानेंगे, रक्त क्रांति से। तो साम्यवाद का आधार क्या है? हिंसा। बिना हिंसा के कुछ भी नहीं होगा। कौन करेगा हिंसा? सर्वहारा एकजुट हो जाएगा। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए सारा विश्व है, खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं। ये किसकी अपील है? मार्क्स की। सर्वहारा, एकजुट हो जाओ, पोलराइज हो जाओ, और किसको काट के फेंक दो? बुर्जुआ के रक्त को बहा दो। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, बोला साम्यवाद आएगा, सब बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक कहानी? यानी मेन पिक्चर में मेन हीरो कौन है? सर्वहारा है, मजदूर लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स के लिए। लेकिन लेनिन के यहाँ आकर मार्क्स के साथ, सॉरी, मजदूरों के साथ कौन जुड़ जाता है? किसान भी जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ गया साथ में? किसान। तो अब कौन हो गया सर्वहारा? मजदूर और किसान हो गए। बाद में देखेंगे तो कुछ लोगों ने दलितों को भी जोड़ दिया इसमें, लेकिन वो अभी कहानी यहाँ नहीं है। लेकिन दलित भी कहाँ आ जाते हैं? कुछ लोगों ने महिलाओं को जोड़ दिया, वो भी सर्वहारा हैं पुरुषों की तुलना में। कहने का मतलब समाज में जो भी पिछड़ा हुआ है किसी भी कारण से, वो सब सर्वहारा है, ठीक है। लेकिन बुर्जुआ कौन है? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास उत्पादन के साधन है, यानी फैक्ट्री, मशीन, जमीन है, उसके पास वो बुर्जुआ है। मतलब बेसिक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो ये इसको मार देगा, हटा देगा, एक दिन सब बराबर हो जाएंगे, उससे ही सामने बात, ठीक है। क्योंकि मार्क्स ने बात 1850 के आसपास कही, और लेनिन ने इसे रशिया में प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। कब? 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन में, जिसे हम वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी मार्क्स ने जो कहा, लोगों ने उसे होते हुए देखा। इससे पूरी दुनिया में साम्यवाद पर लोगों का भरोसा बढ़ा, और दुनिया के जहां जहां किसान, मजदूर, दलित थे, सबने माना कि अब ये संभव है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, भारत में भी बुर्जुआ कौन है बताओ? ब्रिटिश है। और भारतीय क्या है? इंडियंस क्या है? सर्वहारा है। ये तो अंग्रेजों और भारत के संदर्भ में बात होगी, है ना। लेकिन भारत के लोगों को क्या लगेगा, इंडिया में भी दो तरह के लोग हैं। जमींदार कौन है? बुर्जुआ है। कैपिटलिस्ट कौन है? बोला बुर्जुआ है। और लेबर और पीजेंट कौन है? बोला वो सर्वहारा है, ठीक है। तो जब अंग्रेज और भारत के संदर्भ में देखोगे तो दोनों दिखेंगे, लेकिन भारत के अंदर भी फिर कई सारे और क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर है बात? ऐसा भारत में, दुनिया के हर देश में ऐसा लग रहा है सबको। खुद इंग्लैंड में ऐसा हो गया था कि इंग्लैंड में भी दो सेक्शन हो गए थे, ठीक है। एक जो मार्क्स में विश्वास रखता था, एक जो मार्क्स में विश्वास नहीं रखता है, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी खुद इंग्लैंड में आ गई। दुनिया में कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बचा, क्योंकि लेनिन ने इसे प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो हर किसी को लगा कि हमारा मौका है, हमारा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक में कहानी? ये है साम्यवाद। बहुत ब्रीफ में मैंने बहुत सिंपल शब्दों के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि कब सफलता मिली रूस में। वॉल्शेविक क्रांति लिख लेंगे जरूर, वॉल्शेविक क्रांति। वॉल्शेविक कौन होते थे? सर्वहारा वर्ग के जो लोग होते थे, अपने आप को रशिया भाषा में क्या बोलते हैं? वो वॉल्शेविक बोलते हैं, VOLSHEVIKA, वॉल्शेविक्स। इसलिए इसको वॉल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा या बनता है, रूस की क्रांति क्या थी? लेनिन के नेतृत्व में जहां सर्वहारा वर्ग का या वॉल्शेविक लोगों का की जीत हुई, और उन्होंने बुर्जुआ वर्ग को, बुर्जुआ कौन था वहां पर रशिया के संदर्भ में? वहां का राजा। राजा को वहां जार कहते थे, है ना। जैसे फ्रांस में क्या बोलते थे? लुई। तो वहां क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। तो जार के शासन को हटा दिया, ठीक है। अब समय बस हमें कब देखना है? राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीयन दौर शुरू कब होगा? 1916 से। क्रांति कब हो रही है? 17 में। तो जाहिर सी बात है,
जब मैंने कहा कि पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा तो भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये कोइंसिडेंस है कि रशिया में जिस समय हो रहा है उस समय भारत में भी नेशनल मूवमेंट का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। और जैसे जैसे पूरे दुनिया में कम्युनिज्म बढ़ा, वैसे वैसे ही भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। तो हमने टाइम की बेसिस पर रिलेशन स्टैब्लिश किया कि दुनिया में जो बदलाव का दौर शुरू हुआ है रशिया से, वो दौर भारत में भी नए लीडरशिप का दौर था, गांधी का दौर था। लेकिन गांधी तो अहिंसावादी है, गांधी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भारत में कम्युनिज्म डेवलप होगा। सोच के देखो कितनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होगी कि गांधी के पैरेलल खड़ी हो जाती। उस गांधी के पैरेलल जो पूरे देश का सर्वस्वीकृत सर्वमान्य नेता है, इसके बावजूद ये आइडियोलॉजी अपने आप को अपने पैरों पर खड़ी होती है। कारण वही है क्योंकि जो वंचित हैं, जो डिप्राइव हैं, उनको एक सपना दिखाया जा रहा है। क्या? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप साथ देते हो। ठीक है। गांधी भी साम्यवादी है, याद रखना। लेकिन गांधी के साम्यवाद में हिंसा नहीं है ना। मार्क्स के साम्यवाद में वायलेंस है, लेनिन के साम्यवाद में वायलेंस। बस यही फर्क है दोनों। खैर, तो अब हमें भारत से जोड़ के देखना है। तो हमने अभी लिखा आपको क्या हुआ था। रूसी क्रांति हुई थी 17। रूसी क्रांति के बाद क्या बना था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना था, ILO। ये विश्व स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं जिसका फर्क भारत में पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये मैटर तो बाद में लिखना है जो आपके सामने है। आपको लिखना है कि आखिर भारत में साम्यवाद आया क्यों, कारण लिखना। ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे? भारत में साम्यवाद के उदय के कारण, जो आपकी स्लाइड में नहीं लिखे गए लेकिन आपको नोट करने हैं। तो टॉपिक की शुरुआत थोड़ा सा बता देंगे ब्रीफ में। साम्यवाद क्या होता है, भारत में क्यों आया, क्योंकि पूरे विश्व में आ रहा था तो भारत में भी आना लाजमी था। पहला कारण। दूसरा कारण अब आप लिखेंगे। ठीक है। पहला कारण आप लिखेंगे, रूस में समाजवाद की, साम्यवाद की विजय, जिसमें वंचितों ने वहां के राजा को हटा दिया। तो भारत में भी मैसेज ये गया कि हम भी अगर एकजुट हो जाएं, ताकतवर बन जाएं, तो हम अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा सकते हैं। पहला इम्पैक्ट ये था। यानी रूसी क्रांति का प्रभाव भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन गया। नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। आपको पता 1919 में खत्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे उत्पन्न जो समस्याएं थी, युद्ध जब भी होगा सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ता है पता है ना? आम आदमी। गरीबी, बेरोजगारी, है ना, महंगाई चरम पर है। तो इन सब से जब परेशान जनता कोई विकल्प चाहती है, और वो विकल्प क्या था? मार्क्स का ये आंदोलन था, हिंसा की प्रेरणा थी जो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा और वो क्या है? मार्क्स को अपना लो। दूसरा कारण हुआ, समझ में आ गई ना? यानी वंचितों ने, परेशान लोगों ने, डिप्राइव लोगों ने अपने आप को पोलराइज करना शुरू कर दिया। किसान, मजदूर, सभी लोग जिनको कोई नाम नहीं मिला था अभी तक, है ना। पता है ना आपको, गांधी पहले आदमी जिन्होंने किसानों और मजदूरों को अपने झंडे के नीचे लाना शुरू किया। तो किसानों के पास ऑप्शन था, मजदूरों का ऑप्शन था कि गांधी के साथ साथ किसके साथ चले जाएं? वो कम्युनिस्ट लोगों के साथ चले जाएं। क्योंकि रशिया में जो हुआ था वो किसने किया था? किसानों ने और मजदूरों ने किया था। तो भारत के किसानों मजदूरों को लगा के हमारा भी भला हो सकता है। ठीक है। तो इन दो सेक्शन के लिए मोटिवेशन। ये तो इमीडिएट रीजन है जो 1920 के आसपास दिखाई देते हैं। धीमे धीमे गांधी फेल होते जाएंगे, कम्युनिज्म स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसा मैंने कहा शुरुआत में भारत में साम्यवाद को सफलता नहीं मिली। तीसरा कारण लिखेंगे आप, है ना, क्योंकि गांधी का प्रभाव बहुत ज्यादा है।
लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन का फेलियर सामने आएगा, लोगों के पास ऑप्शन दो बचेंगे। पता है कौन कौन से? या तो क्रांतिकारी बन जाए, तुरंत हिंसा शुरू करें अकेले अपने स्तर पर, तो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सब हिंसा शुरू कर देंगे, पढ़ा था आपने। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हिंसा इनको भी करनी है लेकिन एकजुट होकर करनी है। तो आप लिखेंगे कि तीसरा कारण, कि जब जब भारत में गांधी फेल हुए, तब तब भारत में कम्युनिज्म की गतिविधियां बढ़ी, और आप बढ़ते हुए देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। असहयोग के बाद सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉन कॉपरेशन, 1924 में वापस लिया गांधी ने, है ना, सॉरी 22 में ले लिया था। उसके बाद भारत में कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो। तीसरा कारण लिख दिया होगा आपने। चौथा कारण फिर लिखें। 1929 में, आपको नहीं पता होगा, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई थी उनको बताया गया था कि भारत विश्व की पहली मंदी कब आई, मॉडर्न रिसेशन कब आया था, 1929 में आया था। तो जैसे रिसेशन आएगा समस्याएं बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी तो आम आदमी सॉल्यूशन देखेगा। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? वामपंथ मिलेगा। ठीक है, तो 1929 की मंदी ने भी भारत में वामपंथ को, कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये चार रीजन है भारत में कम्युनिज्म की जन्म। कोई भी आइडियोलॉजी तब ताकतवर बनती है जब उसके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि साम्राज्यों के भारत में क्या उद्देश्य थे। आप भी देखिए क्या उद्देश्य है। एक तो मेन ऑब्जेक्टिव तो है ही कि शोषण विहीन समाज की स्थापना करनी है। तो लिखेंगे आप कि उनका जो मूल उद्देश्य था वो यही था, जो आपके सामने है। उनका पहला प्यार, पहला उद्देश्य क्या था? एक्सप्लोटेशन फ्री सोसाइटी की स्थापना करनी। ये उनका ग्लोबल टारगेट था, जो भारत में भी आना था। क्यों? क्योंकि शोषण कौन कर रहा है? ब्रिटिश। कौन किसका हो रहा है? भारतीयों का। तो इसका मतलब अगर अंग्रेज भारत से चले जाएं तो क्या खत्म हो जाएगा? शोषण खत्म। ठीक है, इसलिए दूसरा उद्देश्य यहीं से निकलेगा कि भारत को पूर्ण आजादी दिलाई जाए। जब भारत में शोषण तभी समाप्त होगा जब भारत आजाद हो। दोनों दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये उनके दो मेन ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है कि भारत की वो पहली पार्टी जिसने पूर्ण आजादी की मांग की, तो आपको लगेगा कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर चुकी थी? भारत की पूर्ण आजादी की मांग कर चुकी थी। ठीक है ना क्वेश्चन? तो ये दो ऑब्जेक्टिव है, भारत के कंटेक्स्ट में दोनों ही रिलेट कर रहे हैं। तो जब जब भारत के लोगों को लगेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट हमें ये गोल दिलवा सकते हैं, वो ताकतवर होते चले जाएंगे। ठीक है मतलब, चलिए अब लिखना है वो गतिविधियां, कि भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर कौन आया, क्योंकि रशिया से कोई तो आएगा ही ना जो यहाँ तक लाने का काम करेगा। तो वो आपको तैयार करना है। पहला आदमी है नरेंद्र भट्टाचार्य, M N Roy। इनका वास्तविक नाम पता है क्या है? नरेंद्र भट्टाचार्य। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, मानवेंद्र नाथ रॉय कर लिया था, लेकिन वास्तविक नाम आपको पता है नरेंद्र भट्टाचार्य। ये कहाँ चले गए थे? रशिया, ताशकंद में। आज तो ताशकंद अलग राजधानी है, अलग देश है बेसिकली, है ना, अलग देश की राजधानी है, लेकिन ताशकंद उस समय कहाँ हुआ करता था? रशिया। रशिया क्यों जाएंगे पता है ना? क्योंकि लेनिन से मिलना है, प्रभावित है लेनिन से। तो वहीं पर उन्होंने ताशकंद में एक पार्टी स्थापित की जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी का नाम समझ में आ गया, कहाँ बनी और किसने बनाई? आपके सामने। ठीक है, डेट लिखना चाहो डेट लिख लो।
17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। इंग्लिश में इसका नाम था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, आईसीपी। ठीक है। बाद में इसमें कौन कौन जुड़ा उनके नाम भी लिखो वहां पर। एम एन राय के बाद कौन कौन आया? मोहम्मद अली, अवनी मुखर्जी, AVANI, अवनी मुखर्जी, आचार्य प्रतिवादी, आचार्य प्रति, PRATIVADI, आचार्य प्रतिवादी। एक ब्रिटिश भी है, रोजा फिटगॉफ, रोजा, ROZA या ROJA, रोजा फिटगॉफ, FITGAUF या GAF। ठीक है। ये इस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। ये प्रयास कहाँ हुआ, ध्यान रखना, ताशकंद में, है ना। भारत की पहली पार्टी, भारतीयों के द्वारा बनाई गई पहली कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह से याद रखें। वहीं दूसरा प्रयास भारत में भी चल रहा था, जो इस नाम से सामने आया, 1925। ठीक है। तो भारत की पार्टी ये होगी नंबर 1, भारतीयों द्वारा बनाई गई पार्टी ये होगी, भारत में बनाई गई पार्टी ये 1925 में। सत्य भक्त है, कि सत्य सत्य लिखा है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, सत्य भक्त करेंगे। और कहां पर लिखी गई, कानपुर में, ये भी आपको जानना है। पहली ताशकंद में और दूसरी वाली कानपुर में बनी। लेकिन याद रखना, ये 1924 में बनी थी। पूरी बात समझ लो, 1 सितंबर 1924 को। ठीक है। और नोट करके लिख लो, इस पार्टी पर लेनिन या रसिया के आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन ऑब्जेक्टिव वही था कि एक इक्वल, इगैलिटेरियन, समता पर आधारित, समानता पर आधारित पार्टी या देश बनाना। ठीक है ना। तो इस पर लेनिन का प्रभाव है, पूरा पूरा प्रभाव है। इस पर लेनिन का कोई प्रभाव 1924 में तो नहीं था, ये लिखना है। ठीक है। सत्य भक्त के अलावा कौन कौन है, नाम लिख लें। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी, VM जोशी, V फॉर विक्ट्री, VM जोशी इत्यादि। लेकिन जैसे ही दिसंबर 1925, मैंने पहले ही बताया ना, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो मूल पार्टी है वो 24 में बनी थी। ठीक है। सत्य भक्ति वाली कब बनी, 24 में। तो 25 क्यों लिखा है, क्योंकि 25 में इसमें कुछ लोग और ऐड हो जाते हैं, उनके नाम लिख लें। सिंगार वेलू चेट्टियार, उनको एस चेट्टियार कहते हैं, सिंगार वेलू चेट्टियार, साउथ इंडियन। मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्त, नलिन गुप्त, अयोध्या प्रसाद, एस वी घाटे। इन लोगों ने क्या कहा कि कोई भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिना लेनिन के नहीं चल सकती, बिना रशिया के सपोर्ट के नहीं चल सकती। इसलिए हमें, जो हमने पार्टी बनाई है, उसको लेनिन से जोड़ देना चाहिए। ठीक है।
लेकिन सत्य भक्त ने इसका विरोध किया, और जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनका जो कम्युनलिज्म है वो मार्क्स के कम्युनिज्म से थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, तो जो बनाने वाला था वही उस पार्टी से बाहर चला जाता है, इसलिए आपने इसको 1925 लिखा। तो वास्तविक जो प्रभाव शुरू हुआ भारत में लेनिन वाली पार्टी का, वो 1925। ठीक है, आपके पास अगर दो ऑप्शन आते हैं 1924 और 25, तो आप 24 ही लगाएं, है ना। 24 ना हो तब 25 की कहानी शुरू। क्लियर है। ये दूसरी पार्टी बनी थी। दो पार्टी हो गई, पहली ये, दूसरी ये। इसके अलावा एक पार्टी, अच्छा ऐसा करो, इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव लिख लो, सेकंड वाली को, ये आपके काम की चीज। नंबर एक, भारत की पूर्ण आजादी पहला ऑब्जेक्टिव था इनका, जो आपने भी डिस्कस किया। नंबर टू, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, एबॉलिशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और तीसरा था भारत में रूस जैसी सरकार बनानी, रशिया जैसी सरकार का निर्माण, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट लाइक रशिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तीसरी पार्टी बनी, उसको लिखें स्वराज, स्वराज लेबर पार्टी। स्वराज लेबर पार्टी या लेबर स्वराज पार्टी, ये लेबर लिख गया है इसमें, लेबर लिखना है इसमें, लेबर स्वराज पार्टी। तीसरी पार्टी का नाम पूरा लिखें, लेबर स्वराज पार्टी। 25 में बनी, ये भी नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद, हेमंत सरकार द्वारा बनाई। ठीक है। चलिए, चौथी पार्टी का नाम लिखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या हिंदी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अभी लिख लो, उसमें फिर आपको फर्क समझाता हूँ क्या है। तो कुल मिलाकर आपने कितनी पार्टियां लिखी भारत में? चार, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित है। लेकिन एक डिफरेंस भी लिखना है साथ साथ, पहले नोट कर लो इसे, फिर डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, तो अब डिफरेंस देखो क्या है, और इसके लिए हमें एक अलग टॉपिक लिखना पड़ेगा, और वो है भारत में साम्यवाद का प्रचार और प्रसार। ठीक है, वहां ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। भारत में कम्युनिज्म का कम्युनिज्म का जन्म और विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 5 फेजेस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 फेजेस में हमें तैयार करना है पूरा टॉपिक। पहला फेज लगभग आपने पढ़ लिया, ये सब पहला फेज यहाँ तक। ठीक है, मैं अलग से लिखूंगा इसे आप। चलो, इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में ये आइडियोलॉजी जो लोग लेकर आ रहे हैं उनका नाम पता होना चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं ये पता होना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या इसे एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्या प्रतिक्रिया देगी, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये है मेन चीज यहाँ पर। मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। भारत में कम्युनलिज्म में, जैसे मैंने पहले कहा, दो तरीके के कम्युनिज्म है, एक मार्क्स से प्रभावित और दूसरा गांधी से प्रभावित। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, क्या, कि जहां भी शोषण हो रहा है उसे खत्म कर दो, सबको समानता दे दो।
ध्यान रखना इस बात। तरीके में फर्क है। मार्क्स का तरीका वायलेटिक है, गांधी का तरीका नॉन वायलेटिक। ठीक है। तो अधिकांश भारत के साम्यवादी किसको फॉलो करेंगे? मार्क्स को। तो जो ये हैं जिनका नाम आपने भी लिखा है सब, गांधी से प्रभावित जो लोग हैं, उन्होंने पार्टी बनाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। गोल वही है, लेकिन तरीका गांधी का चलता है। कौन कौन है वो लोग? राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण, ए पटवर्धन, पूरा नाम है अच्युत पटवर्धन इनका नाम था। ये पार्टी अक्टूबर 1934 में बनी थी। बॉम्बे में बनी थी। जगह का नाम भी लिखेंगे, सबका नाम जगह जरूरी है। ये ताशकंद में बन रही है, तो ये कानपुर में बन रही है। ठीक है ना? ये बन रही है बॉम्बे में। तीसरा बड़ा नाम था आचार्य नरेंद्र देव का, तो वो भी लिखें। चौथा नाम आचार्य नरेंद्र देव। और नाम लिख लें, मीनू मसानी। मीनू मसानी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी का नाम भी लिखें एक दो का। नोट करके लिखें। कुछ लोगों का समर्थन था, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। कुछ लोगों का पूर्ण समर्थन था, मन से भी और दिमाग से भी, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। ऐसे दो लोगों के नाम पूछे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तब सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट काम आता है यहाँ पर, आप लिख लेंगे उसे। नेहरू के लिए उन्होंने कहा था, तो अकॉर्डिंग टू बोस टू नेहरू, क्या कहा उन्होंने? कि नेहरू दिमाग से तो लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। नेहरू मस्तिष्क से तो वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, यानी कम्युनिस्ट हैं, लेकिन बाई हार्ट, हृदय से वे गांधीवादी हैं। ठीक है, हृदय से भी गांधीवादी। तो सुभाष नेहरू के लिए कहा, लेकिन स्वयं सुभाष भी यही मानते अपने लिए भी, वो भी यही। ठीक है। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे अभी? हम बात कर रहे थे भारत की सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास चार पार्टियां अब तैयार है। ठीक है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। ठीक है। ये लोग इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड करेंगे, इनके साथ कुछ लोग और ऐड होंगे, उनको भी हमें अभी पढ़ना है। ठीक है। तो वो क्लास कल करते हैं। कल का क्लास यही होगा, भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार और सरकार की प्रतिक्रिया। यहाँ तक अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लें।